हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारी पॉडकास्ट सीरीज का पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आप लोग के लिए। ये पॉडकास्ट सीरीज बहुत यूजफुल भी होने वाली है ताकि आप लोग इजीली रिवीजन कर सके हर चैप्टर का। चाहे आप कभी भी कहीं भी हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग इजीली रिवाइज कर सकते हैं अपना पूरा चैप्टर एक बार में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं सेल की, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कोई लिविंग है या कोई लिविंग नहीं है, कोई लिविंग है कोई नॉन लिविंग है। एनिमेट और इनएनिमेट में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? तो हमको पता होना चाहिए कि जो एनिमेट होता है उसके पास में सेल होता है, इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग के पास में सेल नहीं होता है। तो सेल ही है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो कि आपकी लाइफ को बनाती है। अब नंबर के बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल के बने हुए, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स के बने हुए। यूनिसेलुलर जो है वो एक सेल के बने होते हैं, उनका एक सेल ही पूरी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल है। ठीक है, उसके बाद में ये हर एक लाइफ का जो एसेंशियल फंक्शंस है ना, जो भी काम के फंक्शंस होते हैं, वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि एक सेल भी अपनी लाइफ बना सकता है। कोई चीज अगर सेल से छोटी है वो अपनी लाइफ नहीं बना सकती, यानी कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो कर सकती। ठीक है, इससे हम एक और चीज समझते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यही है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, किसमें? कोक में, यानी कि जो प्लांट का बार्क होता है ना, छाल होती है, उसमें डिस्कवरी की थी, बट वो डेड सेल था। ठीक है, एंटन व लिनहोक ने करी थी फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी पोंड वाटर में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और पुरकिंजी ने बताया था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर के बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल थ्योरी भी दी गई थी दो साइंटिस्ट, श्लेडिन और श्वैन के द्वारा। श्लेडिन का पूरा नाम है मैथ्यू श्लेडिन, श्वैन का पूरा नाम है थियोडर श्वैन। मैथ्यू श्लेडिन ने 1838 में, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि सभी प्लांट जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल से, यानी कि सेल से मिलकर के बनते हैं, वो सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यूज। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट के ऊपर पढ़ाई की थी। और इन्होंने एक और चीज बताई थी कि जो सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। ठीक है, 1839 में आए थे थियोडर श्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब क्योंकि जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर पढ़ाई करी थी, और इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होता है उसकी आउटर लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फर्दर इन्होंने थोड़ा बहुत प्लांट सेल के ऊपर भी पढ़ाई करी, और इन्होंने बताया कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों मिलकर के किससे बने हैं? सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। ठीक है, इन्होंने हमको सेल थ्योरी दी, बहुत सही दी, बट ये बताना भूल गए या बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए कि जो सेल है वो अराइज कैसे होते हैं, यानी कि वो कैसे नए सेल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यू, 1855 में, यानी कि 15-16 साल के बाद में। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया कि जो पहले के सेल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं और नए सेल बनाते हैं। इसको बोला गया ऑमनी सेलुला ए सेलुला। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से भी बने हुए हैं, और जो नए सेल है वो आते कहाँ से हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या होता है। प्लांट सेल के पास में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास में एक लास्ट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, जो कि इनसाइड सेल एक डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों के अंदर ही होता है। अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज, बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो कि प्रिमिटिव होते हैं, जिनके अंदर ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं, इनके पास में किसी प्रकार का बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है मेम्ब्रेन का, और इनके पास में प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं है बाउंडेड। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल यही कैसे भी सेल के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ आपके ओवरव्यू ऑफ सेल में बता रखी है चीजें। राइबोसोम जो है वो एक नॉन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है जो कि दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट, तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें भी इनका राइबोसोम अटैच रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल की, वो एक नॉन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक है, सेंट्रियोल क्या है? नॉन बाउंडेड ऑर्गेनल है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ओवरव्यू में बता रखा है तो मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी है, जहां पे सारी एक्टिविटीज चलती हैं, केमिकल रिएक्शंस चलते हैं ताकि सेल लिविंग रह सके।
ठीक है। अगर हम सेल के शेप और साइज की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है जो कि 0.3 मिलीमीटर का होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, 3 से लेकर के 5 मिलीमीटर तक का होता है। आरबीसी आपका 7 मिलीमीटर तक का होता है डायमीटर में, और सबसे लंबा सेल आपका नर्व सेल होता है। सबसे बड़ा सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। अगर हम शेप की बात करते हैं तो आपका सेल जो है वो डिस्क शेप के हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं, कॉलमनर शेप के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर भी हो सकते हैं। अगर हम स्पेशली सेल के टाइप से देखें तो आरबीसी जो है वो राउंड और बाइकनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी अमबर्ट शेप शो करता है। नर्व सेल जो है वो ब्रांच और लॉन्ग होती हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग और नैरो होती हैं। मीजोफिल सेल्स राउंड और ओवल होती हैं। ट्रैकेड आपके इलोंगेटेड होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रोकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट सेल्स कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि छोटे हैं तो फटाफट से आराम से ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आते क्या क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसको हम बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। शेप क्या है, बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम, ये इसकी शेप होती हैं। बेसिलस यानी कि रोड लाइक, कोकस यानी कि स्फेरिकल, विब्रियो यानी कि कोमा शेप और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप, ठीक है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं सेल वॉल जो है इनका वो कैसा होता है। सेल वॉल इनका सराउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से। एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा इसके पास में कोई प्रकार का सेल वॉल नहीं पाया जाता है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इनका और कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखा जाता है। इनके पास में प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। एक्स्ट्रा सर्कुलर यानी कि जो जीनोमिक डीएनए है उसके अलावा भी इनके पास में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स जो हैं वो दो कैरेक्टर शो करते हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक के लिए, और दूसरी ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए में भी काम आते हैं, जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनके पास में। इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, मिजोसोम्स होते हैं। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम इनके सेल एनवेलप की बात करते हैं, सेल एनवेलप 3 लेयर्स में बटा होता है। सबसे ऊपर की लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर आता है सेल वॉल, उसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तीनों जो है अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करती हैं, पर मिल करके इकट्ठे ये लोग क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सेल का काम करती हैं। दो तरीके के ग्रुप में डिवाइड है ये कि कैसा स्टेन ये लेता है, ठीक है, उसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या है, ये स्टेन ले लेता है, कोई भी स्टेन दोगे तो ये स्टेन ले लेगा, बट जो ग्राम नेगेटिव है वो स्टेन कोई कलर नहीं लेता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, जो सबसे ऊपर की लेयर थी, ये लूज शीट है तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर थिक और टफ होती है तो इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल जो कि प्रोवाइड करती है शेप, स्ट्रक्चर देती है और ये प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिमिलर यूकैरियोट की तरह होती है, जो कि सेमी परमेएबल होती है। जिस चीज को आना है उसी चीज को आने देगी, बाकी चीजों को नहीं आने देगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मीजोसोम्स के बारे में। ये क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती है। ये वेसिकल शेप में हो सकती है, ट्यूब्यूल की शेप में हो सकती है और लैमेले की भी शेप में हो सकती है। इसका काम क्या होता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन करती है। कैसे फॉर्मेशन करती है, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है सेल वॉल के ऊपर, तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है, न्यूक्लियस के साथ में अटैच होकर के, ठीक है। ये इसके पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में भी काम आते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एनालोगस है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है। सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। ये कैरेक्टर्स आपके लिखे हुए हैं, फंक्शंस लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स क्या होता है, ये डिफरेंट होता है मीजोसोम से। ये कलर बियरिंग होता है, यानी कि ये पिगमेंट लेके आता है। तो ये आपके छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में अटैच रहते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। अगला, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोटेलिटी, ये शो करते हैं या नहीं, तो मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल जो है उनके पास में फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल वॉल से निकला हुआ होता है। नॉन मोटाइल के पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। मोटाइल के पास में जो स्ट्रक्चर है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इनके सबसे पहले होता है बेसल बॉडी, सेल वॉल से अटैच रहता है बेसल बॉडी, उसके पास में छोटा सा हुक होता है, फिर आगे फिलामेंट निकला हुआ होता है, ठीक है। इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सबसे पहला फ्लैजिला हो सकता है, दूसरा पिलाए फिम्ब्रिए, ये सभी क्या है, सरफेस एक्सटेंशन है, यानी कि फ्लैजिला, पिलाए, फिम्ब्रिए, ये तीनों आपके सरफेस एक्सटेंशन पाए जाते हैं, ठीक है। बट
जिसमें से फ्लैजिला जो है वो मोटेलिटी में रोल प्ले करता है, बट पिलाए और फिम्ब्रिए मोटेलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी जगह पर अटैच होने में, मान लो पानी बहुत तेज बह रहा है तो पत्थर वगैरह से अटैच होने में या किसी चीज में सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। अटैचमेंट में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। कहीं पर अटैचमेंट जैसे कि होस्ट के टिश्यू में, ये सब करने में हेल्प करते हैं। जो पिलाए हैं वो कम होते हैं नंबर में, बट साइज में बहुत ज्यादा होते हैं। और फिम्ब्रिए कम होते हैं साइज में, बट नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है नोस्टोकोकस और माइकोप्लाज्म। ठीक है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो प्रोकैरियोट्स में जो है राइबोसोम्स एसोसिएटेड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इनका साइज होता है 15 नैनोमीटर से लेकर के 20 नैनोमीटर तक का। इनकी दो सब यूनिट्स हैं जो कि 50 और 30 एस की, यानी कि 50 एस और 30 एस की होती हैं। दोनों मिलाकर के होती हैं 70 एस की। ठीक है। इन एक्टिव फॉर्म में है तो दोनों सब यूनिट अलग रहेंगी, अगर एक्टिव फॉर्म में आती है तो दोनों साथ में आ जाती हैं। ये क्या है, ये सब यूनिट्स क्या होती हैं, ये राइबोसोम्स क्या है, तो ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अगर एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल आपके राइबोसोम्स अटैच हैं फॉर ट्रांसलेशन, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम जब एमआरएनए से अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। इंक्लूजन बॉडीज कुछ होती नहीं है, ये क्या होती है, ये इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर इनसॉल्युबल जो चीजें होती हैं वो स्टोर करके छोटा सा ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता है। ठीक है। क्या क्या चीजें स्टोर कर सकती हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स, आपके फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स में फॉस्फोरस को स्टोर करेंगी, साइनोफाइसिन में अमीनो एसिड को स्टोर करेंगी, सल्फर ग्रेन्यूल्स में आपके सल्फर को स्टोर करती हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में आपके ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। ठीक है। गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, इनके पास में कोई लिपिड की लेयर नहीं होती है। ये ग्रीन फेटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक में कौन कौन से सेल्स आते हैं, जो कि बैक्टीरिया को छोड़ करके हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ओके। तो इनके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके पास में जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके आसपास में मेम्ब्रेन होती है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है। बहुत सारे लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी इनके पास में पाए जाते हैं। ओके। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड है, क्रोमोसोम के अंदर प्रॉपर रखा हुआ है। उसके बाद में सभी सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं यूकैरियोट्स में, अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या क्या चीजें पाई जाती है क्या नहीं पाई जाती हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है और प्लास्टिड्स होते हैं, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि इसका सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स दिखाए, पर उनमें से सिलेक्ट कौन सा हुआ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा इन 1972। ठीक है। ये बताता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, यानी कि फोस्फोलिपिड होती है, सॉरी फोस्फोलिपिड की बनी होती है, बाइलेयर यानी कि डबल लेयर होती है। ठीक है। उसका एक हेड होता है, एक टेल होता है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। हेड बनी होती है फोस्फेट की और आपका टेल बना होता है फैटी एसिड यानी कि लिपिड्स का, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड। ठीक है। बायलेयर होती है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर को पसंद करती है, बट जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर को पसंद नहीं करती है। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें और होती हैं। तो हमको पता लग गया है लिपिड और फॉस्फेट तो होता ही है, उसके अलावा क्या है बायलेयर में, प्रोटीन होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं या लगे होते हैं सरफेस पर। कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में होते हैं। आप एनसीईआरटी खोल के रखिए, इजीली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें आरबीसी के सेल में 52% उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको प्रोटीन देखने को मिलता है, 40% हमको लिपिड देखने को मिलता है और 8% हमको कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो जो टेल होते हैं उसके साइड में लगा रहता है कोलेस्ट्रॉल और उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट इसके शुगर के ओलिगोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको देखने को मिलते हैं। ये जो है अगर तो लिपिड से अटैच है, लिपिड की लेयर से अटैच है, तो इनको हम ग्लूकोलिपिड बोलेंगे। अगर ये प्रोटीन से अटैच है
कुछ सरफेस पर आपके प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर प्रोटीन से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे ग्लूकोप्रोटीन। ठीक है, ये हेल्प क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में सेल के लिए कि कोई अपना सेल है या कोई दूसरा सेल है। ठीक है, नॉन सेल्फ और सेल्फ के बीच में डिफरेंस करने में हेल्प करते हैं। अब जो प्रोटीन है ये भी पाई जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर। ये दो तरीके की होती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। यानी कि इंटीग्रल जो कि एम्बेडेड है, पूरी तरह से अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुसी हुई है। ठीक है, वो इंटीग्रल होती है। पेरिफेरल यानी कि सिर्फ सरफेस पर है, पेरिफेरी पे। ठीक है, ये हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। अब देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, हमको पता लग गया है कि वो थोड़ा सा फ्लूइडिटी शो करता है, थोड़ी सी अपनी मूवमेंट शो करता है, बट वो मूवमेंट कैसी होती है, लेटरली होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि थोड़ा सा फ्लूइड जैसा नेचुरल है, लेटरल मूवमेंट करता है। बट ये लेटरल मूवमेंट करता कौन है, प्रोटीन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास में है, प्रोटीन इसके अंदर है ना, तो प्रोटीन अपनी लेटरली मूवमेंट करता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ये फ्लूइडिटी शो कर रहा है। ठीक है, मोज़ेक का मतलब होता है इररेगुलर। इररेगुलर क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी एम्बेडेड हो, थोड़ा सा इररेगुलर स्ट्रक्चर्स को हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फ्लूइड नेचर होने के कारण हेल्पफुल क्या होता है, मतलब क्या योगदान है फ्लूइड नेचर का। सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, दो सेल्स के बीच में अंदर से जंक्शंस बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद में सिक्रेशन में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस करने में हेल्प करता है, फूड को अंदर लेने में, सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है तो ये चीजों को आराम से ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। उसके बाद में दो तरीके की ट्रांसपोर्ट होती है, सबसे पहले पैसिव और एक्टिव। पैसिव में एटीपी नहीं लगती है, एक्टिव में एटीपी लगती है। पैसिव की बात करते हैं, वो भी दो तरीके का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जिसमें नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूट्स का मूवमेंट हो रहा है, और या फिर आपके ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। फैसिलिटेड में क्या होता है, ये क्या करता है, ये इसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने में, फैसिलिटेट करने में नीड कैरियर प्रोटीन। ठीक है, एक्टिव वाले में क्या होता है, इसमें एटीपी की जरूरत होती है, सोडियम पोटाशियम पंप यूज होते हैं, यूज करके एटीपी यूज होगा, उससे क्या होगा, सोडियम पोटाशियम पंप यूज होंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। अब सेल वॉल क्या है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है। इनके फंक्शंस क्या है, शेप बनाना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, को डैमेज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में हेल्प करते हैं, और साथ में साथ ये बैरियर है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, अब किस किस की सेल वॉल कैसे बनी है देख लेते हैं। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि हमने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। प्लांट सेल वॉल की बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स की। फंजाई की बनी होती है काइटिन, जो कि नैग पॉलीमर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोई यंग प्लांट सेल है ना, कोई यंग प्लांट का सेल वॉल है, तो वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाएगा, और वो बहुत यंग है तो इसलिए वो परमिएबल होगा, उतना हार्ड, उतना मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे पाता है, तो वो थोड़ा परमिएबल होता है, और ये ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, ग्रोथ आराम से करवा पाता है, पर धीरे धीरे ये डिमिनिश कर जाता है जैसे जैसे सेल मैच्योर कर रहा है, और उसके अंदर एक नया सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। ठीक है, सेकेंडरी वॉल बनाता है, कहाँ बनता है, अंदर। जो प्राइमरी वॉल था उसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनता है, जो कि नॉन इलास्टिक होता है, नॉन परमेबल होता है, क्योंकि आपका सेल अब मैच्योर कर गया है। और ये किससे बनता है, जो आउटर सेल वॉल थी ना, प्राइमरी सेल वॉल हमारी, उसके डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, अब एक और चीज थोड़ी सी बता रखी है एनसीईआरटी में, कि जो दो सेल वॉल होते हैं ना, आपके जो सेल हैं, दो सेल हैं, उनके बीच में एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला बोलते हैं, जो कि बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। ठीक है ना, इस मिडल लैमेला से क्या होता है, दो जो सेल है ना उनके बीच में कैनाल जैसी जाती है, उन दोनों सेल के बीच में इंटरेक्शन कर सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये इंटर सेलुलर इंटरेक्शन में भी हेल्प करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी कि लिविंग इंटरेक्शन किसी दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में होती है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करने हैं दो सेल के बीच में, कोई भी चीजें करनी है वो हेल्प से हो जाती हैं। ठीक है, कुछ पिट्स बने होते हैं बीच। बात कर लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये 4 सिस्टम है आपके, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं।
ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आपका लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरीऑक्सीसोम्स, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं करते हैं। इनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं बुलाते हैं क्योंकि ये लोग आपस में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट है बट फंक्शन इनका आपस में कोऑर्डिनेट होता है, सिंगल लेयर्ड होते हैं सारे के सारे। ठीक है, सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके न्यूक्लियस के साथ में अटैच रहता है। ये नेटवर्क होता है बहुत सारे, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका नेटवर्क होता है। इनके अंदर की स्पेस को बोलते हैं, ट्यूब्स के अंदर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस, और जो बाहर का स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, इसके साथ में कुछ जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है जो कि राइबोसोम से कवर्ड होता है, यानी कि छोटे छोटे राइबोसोम उसके ऊपर देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कंटिन्यू, ये जो पार्ट होता है ना जिसमें राइबोसोम होते हैं वो कंटिन्यू होता है आपका न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रेजेंट होते हैं ट्यूब्यूल्स पे ही और बनाते हैं लिपिड। तो जो राइबोसोम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम वाला है, वो बनाता है प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला बनाता है लिपिड। ठीक है, कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन बनाता है। ठीक है, अगला हमारा ऑर्गेनल है जिसका नाम है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस दिया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा 1898 में। ये भी नेटवर्क होता है कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स, ट्यूब नहीं कह सकते उसको, फ्लैट डिस्क शेप की सैक्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम सिस्टर्ने भी बोलते हैं, इनका नेटवर्क होता है। ये न्यूक्लियस के पास होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में देखने को मिलता है। जो इनके अंदर का स्पेस है, डायमीटर है, वो कितना है, 0.5 म्यूमीटर से लेकर के 1 म्यूमीटर तक का देखने को मिल जाता है हमको। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो फेस न्यूक्लियस के पास है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। जो लास्ट का पार्ट है न्यूक्लियस से दूर है उसको हम बोलते हैं कनकेव ट्रांस या फिर हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पैक्ड मटेरियल जो ईआर ने बनाए थे, ईआर ने क्या बनाया था, प्रोटीन और लिपिड जो बनाता है वो आता है गोल्गी अपैरेटस के पास में। ये गोल्गी अपैरेटस क्या करते हैं, उनको आगे पैक करते हैं और इनको ट्रेवल करवाते हैं, मतलब पहले सिस फेस में आता है, सिस फेस से ये जाता है सिस्टर्ने की पूरे रास्ते से होते हुए, फिर वो ट्रांस फेस में जाता है और ये उसकी पैकेजिंग कर देते हैं, यानी कि शुगर की एक लेयर बना देते हैं। तो अगर प्रोटीन के ऊपर बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड्स के ऊपर बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर देते हैं ये लोग और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पैक्ड करे हुए जो मॉडिफाइड मटेरियल हैं वो अंदर रखने हैं सेल के या सेल के बाहर भेजने हैं, वो भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक्रोसोम जो है स्पर्म का, वो भी बनाने में हेल्प करते हैं। अगला हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि ये क्या है, अपने आप को खुद ही खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। हमको पता है सारे एंडो मेम्ब्रेन जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी कैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस है गोल्गी अपैरेटस के द्वारा किया गया है, ये उसी प्रोसेस में बनता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जैसे कि हाइड्रोलेसिस, लिपेसिस और प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब होते हैं। ये डाइजेस्ट करने का हेल्प करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सभी को डाइजेस्ट करने का हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके पास में एंजाइम एक्टिवेट होता है जब जब ये एसिडिक पीएच में आते हैं। ठीक है, इनके एंजाइम कब एक्टिवेट होते हैं, जब ये एसिडिक पीएच में आते हैं। ठीक है, ये अपनी सेल ऑर्गेनल्स को भी खा सकते हैं और अपने आप को भी पूरा खा सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ठीक है, लाइसोसोम्स की बात हो रही है। इसके बाद में आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं ये भी, और ये क्या करते हैं, वाटर को, सैप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है या फिर और कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो प्लांट का, उसको कंटेन करते हैं। वैक्यूल सिंगल लेयर बाउंडेड होते हैं, उस सिंगल लेयर को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल का जितना भी 90% वॉल्यूम है ना, वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल। बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, वैक्यूल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है हमेशा, किससे, जो साइटोप्लाज्म है, किसके कारण, टोनोप्लास्ट के कारण, क्योंकि टोनोप्लास्ट जो है वो इजिली ट्रांसपोर्ट कर देता है चीजों को। ठीक है, अंदर इसके वैक्यूल के अंदर, तो वैक्यूल में ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है देन द साइटोप्लाज्म। ओके, तो अमीबा के पास में कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है और प्रोटिस्टा के पास में फूड वैक्यूल होता है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, अमीबा का जो वैक्यूल है वो हेल्प करता है इसके एक्सक्रीशन में भी और थर्मो रेगुलेशन में भी। प्रोटिस्टा का जो फूड वैक्यूल है वो हेल्प करता है फूड को लेने में, इनगल्फ करने में। ठीक है ना, दो तरीके के वैक्यूल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। सिंगल है तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, प्लूरल है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। डबल लेयर्ड होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो
लिमिटिंग बाउंड्री होती है, यानी कि कवर होता है जिसके मतलब बाउंड्री जैसा कवरिंग होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टे फॉर्म करती है, यानी कि फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं ताकि काम अच्छे से हो पाए, ज़्यादा सरफेस मिल पाए काम करने के लिए, ठीक है। डायमीटर क्या होता है इसका, 0.2 से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का देखने को मिल जाता है हमको, और लेंथ इसकी 1 से लेकर के 4.1 मिलीमीटर तक की देखने को मिल जाती है। सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इजिली अवेलेबल नहीं होता है, स्टेन करोगे तभी माइक्रोस्कोप के नीचे देखने को मिलता है हमको। पावर हाउस ऑफ सेल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह है। क्रिस्टे क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इनके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स, इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। 2 ऑर्गेनल्स आप पढ़ोगे जिनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अपना इनके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। कौन से राइबोसोम्स होते हैं इनके पास में, 70S वाले, ठीक है। 70S के राइबोसोम्स होते हैं इनके पास में, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर देते हैं इनको, ठीक है। अब इनके पास में ये कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस यानी कि अपना आधा काम तो खुद कर सकते हैं, अपने प्रोटीन खुद से बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं, ठीक है। अगली बात हम लोग कर लेते हैं, ये डिवाइड करते हैं फिजन के थ्रू, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिजन से डिवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स की बात कर लेते हैं, ये भी प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट सेल के अलावा यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं। लार्ज होते हैं और इजिली देखे जा सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिक पिगमेंट इनके पास पाया जाता है, जिसके कारण क्या स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है। प्लांट को अलग अलग कलर दे पाते हैं। 3 तरीके के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होता है, इनके पास में होता है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड, जो कि सनलाइट को ट्रैप करती है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है, ये फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड होते हैं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं फैट सॉल्युबल, जिनके अंदर होता है जो कि क्या होते हैं, जेंथोफिल्स और कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन और जेंथोफिल्स, जिसके कारण जो प्लांट में कलर आते हैं रेड, येलो, ऑरेंज, वो सब आते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। क्या होता है, फैट सॉल्युबल कैरोटीन होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है, जो कि जेंथोफिल्स और कैरोटीन होते हैं, जिनके कारण कलर क्या आता है, रेड, येलो और ऑरेंज आता है। लिकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते हैं, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट, डिपेंड करता है कौन सा न्यूट्रिएंट शो कर रहे हैं उसके ऊपर इनका अलग अलग नाम पड़ा हुआ है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि पोटैटो में होता है। एलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट को। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, ठीक है बच्चों। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है तो देख लेते हैं। मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव में पाए जाते हैं, यानी कि लीव्स के मीजोफिल सेल्स होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। लेंस शेप के होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं और रिबन लाइक देखने को मिल जाते हैं हमको, ठीक है। इनकी लेंथ 5 से लेकर के 10 mm तक की देखने को मिल जाती है और विड्थ इनकी 2 से लेकर के 4 mm तक की देखने को मिल जाती है। ये बहुत डिफरेंट है, मतलब किसी सेल में कुछ नंबर में पाए जाते हैं और कुछ सेल में कुछ नंबर में, जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज में एक ही सेल पर आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा और आपके ग्रीन एल्गा में 20 से 40 आपको देखने को मिल सकते हैं मीजोफिल्स की सेल में, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी वो कम परमेबल होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो कम परमेबल है। जो स्पेस है अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड, जो कि क्या कैसे होते हैं, हीप जैसे, यानी कि पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। थैलेकॉइड का एक एक जो थैलेकॉइड बना है किससे मिलकर के बना है, ग्रेनम से, एक एक ग्रेनम से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इसको प्लूरल में बोलते हैं तो ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड से ज्वाइंट किसके थ्रू है, स्ट्रोमा लेमेला के थ्रू, ठीक है। स्ट्रोमा लेमेला के थ्रू ये ज्वाइंट है। जो थैलेकॉइड है वो कंटेन करते हैं अपने अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल देखने को मिलता है ना, तो क्लोरोफिल पिगमेंट थैलेकॉइड के अंदर होते हैं। जो स्ट्रोमा है, जो इनका अंदर का एरिया है स्ट्रोमा, वो क्या करता है, उसके पास में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी खुद का होता है डीएनए और राइबोसोम, वैसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। राइबोसोम कैसा होता है, 70S, और डीएनए कैसा होता है इनके पास में, सर्कुलर डीएनए होता है। जो इसका राइबोसोम है ना प्लास्टिड का, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का, वो कैसा है, 70S का है, और जो हमारे साइटोप्लाज्म का होता है वो 80S का होता है, तो इसका राइबोसोम छोटा होता है, ठीक है। ये भी सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि अपना प्रोटीन खुद से बना सकते हैं। इसके अगला है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसकी, नॉन मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चर। ये कंपोज होता है आरएनए से, यानी कि आरएनए से ये मिलकर के बनता है और प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स
इसको डिस्कवर किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स उनको देखने को मिले थे 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और इन्होंने बताया था कि यूकैरियोट के पास में होता है 80s का राइबोसोम, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है 60 और 40s के, और प्रोकैरियोट्स के पास में होता है 70s का राइबोसोम, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर के बनता है 50s और 30s के। ठीक है, इसके बाद में जो ये एस है ना, ये एस क्या है? ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोला जाता है, और इस यूनिट को बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप लोग अगर याद रखना है। उसके बाद में ये जो मेजरमेंट होती है ना, ये कोई प्लस माइनस नहीं है कि 60 और 40 को प्लस करो 80 हो जाएगा। इसका अलग तरीका है मेजर करने का। ठीक है, अच्छा, इनमें से जो यूनिट है ना 80, जैसे कि 80s है वो 60 और 40s को मिलाकर के बनाई है, तो उसमें से एक लार्ज यूनिट होगी और एक छोटी यूनिट होगी। ठीक है, और दोनों अगर अलग अलग है तो इनएक्टिव फॉर्म में है, दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ये एक्टिव फॉर्म में आ गया है और ये ट्रांसलेशन करवा सकता है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटो यानी कि सेल और स्केलेटन यानी कि स्केलेटन, तो सेल्स का स्केलेटन हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये बहुत सारे फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है जो कि कैसी होती है? प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होती हैं जो कि फिलामेंट बनाती है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट बनाती है, उनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना और इसकी शेप को बनाए रखना। स्केलेटन का काम तो यही होता है ना। उसके अगला है सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया क्या है? अगर एक है तो हम सीलियम बोलेंगे, बहुत सारे तो फ्लैजिलम बोलेंगे, सॉरी, एक है सीलिया है तो सीलियम बोलेंगे, एक और बहुत सारे सीलिया है तो सीलिया बोलेंगे। फ्लैजिला अगर एक है तो उसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं, प्लूरल को हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेसल बॉडीज से रिलीज होते हैं। सीलिया छोटे होते हैं। ये काम कैसे करते हैं? ओर्स की तरह, जैसे चप्पू होता है ना वैसे काम करते हैं, मतलब अपने फ्लूइड को हटाने का काम करते हैं, जो साइड का फ्लूइड होता है ना उसको हटाने का काम करते हैं। फ्लैजिला लंबे लंबे होते हैं, सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और प्रोकैरियोट्स के पास में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारे यूकैरियोट्स के फ्लैजिला से। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें ना तो ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनका कोर निकला होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोनोम। उस एक्सोनोम में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? ये अरेंज होते हैं 9+2 के फॉर्म में। कैसे? मतलब 9 आपके पेयर में, साइड में माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, और सेंटर में आपके 2 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, जो सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ब्रिज के फॉर्म में अटैच होते हैं, ब्रिज के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, और जो साइड के आपके जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किससे अटैच होते हैं? ये आपके एक लिंकेज से अटैच होते हैं। ठीक है, लिंकर्स से अटैच होते हैं। ठीक है ना, और जो आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये कवर होता है एक सेंट्रल शीथ से, और ये सेंट्रल शीथ आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। ठीक है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? फ्लैजिला और सीलिया के एक्सोनोम का। ठीक है, ये 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, यानी कि 9 आपके पेरिफेरल में होते हैं पेयर में, और सेंट्रल में 2 होते हैं। ठीक है ना, और ये अटैच्ड होते हैं किसकी हेल्प से? रेडियल स्पोक्स की। राइट, अगला हम बात करते हैं सेंट्रोजोम की। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है? तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग रेंज है ना, मतलब अलग अलग पड़े हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल, और अगर दोनों 90 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, जो कि आपके सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक के सेल में पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में भी एनिमल के सेल में पाए जाते हैं, हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, इनकी जो कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, उनकी बनी होती है ना। तो आपके सेंट्रियोल अलग अलग पड़े हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो सेंट्रोजोम कहलाएंगे, और इनकी कवरिंग क्या होती है? अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स की होती है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है इसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये कैसे 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट का बना होता है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा है ये। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट का होता है, यानी कि 3 जोड़े में 9 आपके पेरिफेरल फाइब्रल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, बीच में कुछ प्रोटीनिशियस पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हब। ठीक है, ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं? रेडियल फाइबर की हेल्प से। तो इसमें अरेंजमेंट हमको कैसे देखने को मिल रही है? बीच में हमको कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम साइड में 9 देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? 9+0 का अरेंजमेंट इनमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है ये। अगर हम देखें सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं? फ्लैजिला और सीलिया के लिए बेसल बॉडी बनाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स बनाने में भी हेल्प करते हैं, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है। ठीक है, जब भी एनिमल सेल में डिवीजन होती है तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स काम आते हैं, और फ्लैजिला और सीलिया के लिए बेसल बॉडीज भी बनाने में हेल्प करते हैं।
इसके बाद में है न्यूक्लियस, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। उसके बाद में फ्लेमिंग ने इसको स्टेन्ड करके बताया कि इसको नाम दिया क्रोमेटिन, ठीक है, सॉरी, क्रोमेटिन नाम दिया इसको स्टेन्ड करके। अगर तो हमको सेल डिवाइड करता हुआ दिख रहा है तो हमको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, बट अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो क्रोमोसोम कैसा दिखने को मिलेगा हमको, क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर से बनता है, ठीक है, तो वो क्रोमेटिन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ आपको स्फेरिकल बॉडीज भी देखने को मिलती है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो अगर एक है तो न्यूक्लियस बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो न्यूक्लिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास जो कि जिनके अंदर जो लिक्विड है ना, जो मैट्रिक्स है, वो सेम होता है आपके न्यूक्लियर प्लाज्म जैसा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप दो होते हैं, डबल मेम्ब्रेन है ना, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक अंदर का इनर मेम्ब्रेन होता है। इसके बीच में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है ना, वो कैसा होता है, 10 से लेकर के 50 नैनोमीटर तक का होता है, और ये कंटिन्यू होती है आर से, जो आउटर मेम्ब्रेन है ना इसकी, वो कंटिन्यू होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम पे। इससे कंटिन्यू होती है न्यूक्लियस की लेयर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर न्यूक्लियस से, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि राइबोसोम्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन पे कुछ न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं जो कि काम में आते हैं आरएनए और प्रोटीन के आने जाने के लिए, यानी कि कुछ पैसेज करना है कुछ, क्योंकि न्यूक्लियस में जरूरत पड़ती है आरएनए और प्रोटीन की, तो आने जाने में हेल्प करते हैं। आपके बहुत सारे सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और बहुत सारे सेल्स ऐसे भी हैं जिनके पास में दो या दो से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाते हैं। जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं है वो कौन कौन से हैं, अरिथ्रोसाइट्स और सीव ट्यूब सेल्स। अरिथ्रोसाइट्स मैमल्स में देखने को मिलते हैं, आरबीसीज जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं, और सीव ट्यूब सेल्स क्या है आपके वेस्कुलर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब अरिथ्रोसाइट्स आपको और भी जगह पे मिल जाते हैं, मैमल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और आपके वेस्कुलर प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स देखने को मिलते हैं। इनके पास में क्यों नहीं है न्यूक्लियस, क्योंकि इनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, बाकी कामों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो न्यूक्लियस की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, तो जो न्यूक्लियोलस है ना आपका, जो स्फेरिकल चीज़ें होती हैं आपके, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, उसको और क्रोमेटिन को मिला लो ना, तो आपको क्या कहेंगे, कहेगा, सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या चीज़ है, जितना बड़ा, जितना ज़्यादा आपके पास में न्यूक्लियाई होंगे, उसके पास में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी ना, तो आपके पास में बड़े बड़े और ज़्यादा न्यूक्लियाई होने चाहिए, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये साइट है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की, ठीक है। जब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस यहीं पे होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। इसके बाद में क्रोमेटिन का नाम आया था, तो क्रोमेटिन समझ लेते हैं क्या होता है। क्रोमेटिन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन्स, डीएनए और प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन्स का नाम क्या है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। और कुछ आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, और आपके आरएनए भी यहाँ पर पाए जाते हैं क्रोमेटिन में, ठीक है। सिंगल ह्यूमन सेल में, एक ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसका डीएनए 2 मीटर लंबा धागे जैसा होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए में क्या 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसको हम 23 पेयर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। पेयर में 23 होते हैं। हर क्रोमोसोम जो है विजिबल तभी होगा जब आपका सेल डिवाइड कर रहा होगा, वरना वो कैसी फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, हमने ये चीज पढ़ ली है, ठीक है। क्रोमोसोम के पास में क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, जो साथ में होते हैं ना वो क्रोमेटिड्स होते हैं, और बीच में आपके सेंटर में काइनेटोकोर देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रोमेयर क्या होता है, सेंट्रोमेयर आपके काइनेटोकोर्स के आस-पास में सराउंडेड में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। काइनेटोकोर के साइड में आपको सेंट्रोमियर देखने को मिल जाता है, और ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे 4 तरीके के आपके क्या है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, और चौथा है टीलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक यानी कि आपका सेंटर में सेंट्रोसोम है, दोनों आपके जो हाफ हैं वो इक्वल हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सब मेटासेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर जो है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, एक शॉर्ट आर्म बन जाती है, एक लॉन्ग आर्म बन जाती है। उसके बाद में एक्रो सेंट्रिक में क्या होता है, आपका जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा और आगे चल जाता है, जो शॉर्ट आर्म थी वो और छोटी हो जाती है, और लॉन्ग आर्म और बड़ी हो जाती है। टीलोसेंट्रिक में लगभग आपका टर्मिनल पे पहुंच जाता है कौन, सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर आपका एकदम टर्मिनल पे लगभग पहुंच जाता है, ठीक है ना। और एक और कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कभी कभी क्रोमोसोम्स में, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है ना। ये था क्रोमोसोम का। अब है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है माइक्रोबॉडीज, लास्ट एनसीईआरटी का टॉपिक है सेल चैप्टर का। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, माइन्यूट छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। इनके अंदर होता क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज होती हैं जो कि एंजाइम रखती हैं अपने अंदर, ये प्लांट और एनिमल सेल्स बोथ में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ऑल अबाउट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर ये आपको समझ में आया लेक्चर तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।